दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा नेपाल और नेहरू पर कि क्या यदि जवाहरलाल नेहरू ने एक सही निर्णय ले लिया होता तो क्या भारत बारंबार नेपाल की ओर से चिंतित हो रहा होता। हालांकि उससे पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों के अनुरूप फिलहाल दुनिया में उथल पुथल बहुत तेजी से हो रही है। नेपाल के घटनाक्रम से तो आप सभी वाकिफ हैं। फ्रांस के बारे में भी आपको पता लग गया होगा। हजारों लोग सड़कों पर हैं और वो फ्रांस के राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। और उनका वो एक अलग विषय है, जिस मांगों को लेकर वो इस्तीफा मांग रहे हैं। उधर दूसरी ओर इजराइल ने उस कतर पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला कर दिया और उस हवाई हमले में हमास की पूरी लीडरशिप मारी गई। जिस कतर के अंदर अमेरिका का हवाई सैन्य अड्डा है और जिस कतर के अमीर ने अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को एक जहाज गिफ्ट में दिया था और जिस कतर के अंदर हवाई सुरक्षा की व्यवस्था में अमेरिका और कतर आपस में सहयोग करते हैं, वहां पर भी इजराइल ने हमला करा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा यह है कि इजराइल ने जब कतर पे हमला करा तो कतर की जमीन पर उपस्थित अमेरिकी सैन्य कमांडर ने उस हमले को ग्रीन सिग्नल दिया और उस ग्रीन सिग्नल के बाद कतर के कुछ उन विशेष भवनों पर इजराइल ने एक अचूक हमला किया जहां हमास की लीडरशिप फरी हुई थी। इजराइल ने साफ कहा कि वो दुनिया के किसी भी उस देश पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है जहां पर इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला करने वाले संगठनों के नेता छिपकर या खुलकर रह रहे हैं। कतर वो देश है जिसने दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित रूप से अपने यहाँ रहने का अवसर दे रखा है। और हमास की भी जो पूरी लीडरशिप है, हालांकि हमास में हमले होते, फलस्तीन में हमले होते हैं, लेकिन हमास की पूरी लीडरशिप ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती है कतर के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट होने से पहले तालिबान की भी पूरी लीडरशिप बहुत सुरक्षित रूप से और बहुत आरामदायक जीवन व्यतीत कर रही थी कतर के अंदर। और कतर के अंदर ही तालिबान से पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी। तो कतर वो देश है जो दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के नेतृत्व को अपने यहाँ रहने की खुली छूट देता है। हालांकि कतर खुद किसी आतंकवादी घटना में शामिल नहीं होता। बहुत छोटा सा देश है, बहुत अमीर देश है, लेकिन इजराइल ने हमला करके एक बड़ा संदेश दे दिया है। और उसी के परिणाम स्वरूप कतर के अमीर ने सारे खाड़ी के देशों से कहा है कि इजराइल पर अब विश्वास नहीं करा जा सकता और वो किसी भी देश पर हमला कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि खाड़ी के सभी देश मिलकर इजराइल को जवाब दें। हालांकि दूसरी ओर चर्चा ये भी है इजराइल पर हमला करने के लिए सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत सहित अनेक खाड़ी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल ने किया
और इन खाड़ी के इस्लामिक देशों को पता था कि इस समय इजराइल की जो एयर डिफेंस है, एयरफोर्स है, वो कतर पर हमला करने जा रही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल खाड़ी देशों की स्थिति क्या है। हालांकि दोस्तों से बात कतर तक रुकी नहीं है। आज अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, और ये इसलिए मनाया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी 31 वर्षीय चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से एक निंदनीय विषय है। हालांकि अमेरिका के अंदर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को युद्ध के रास्ते पर धकेल रहे हैं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को ढाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अपने देश की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चार्ली किर्क डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी थे, और मैं आपको पता होगा कि चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के भी 2 प्रयास हुए, लेकिन शायद यह ईश्वरीय मर्जी थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों हमलों में बाल बाल बच गए। तो फिलहाल हालात बहुत खराब है, लेकिन अब आपको लेकर चलता हूँ नेपाल। नेपाल में इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त तक किसी अंतरिम सरकार की स्थापना नहीं हुई है, और मुझे लगता है ये अच्छी बात है। नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने कल आपस में वोटिंग करी थी, और वहां पर एक सर्वसम्मत बहुमत सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुशीला काकी के पक्ष में उभर कर आया। एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। जिन 2800 लोगों ने, ये प्रदर्शनकारियों के जो संगठन हैं उनके सदस्य हैं, इन्होंने अपनी वोटिंग में नेपाल को वामपंथी चंगुल से निकालकर फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है यदि ये सच है। फिलहाल इंटरनेशनल मीडिया यही बात कर रही है, और भारत की मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये सभी सदस्य ये चाहते हैं कि नेपाल की सनातनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखा जाए, और इसलिए नेपाल को पुनः एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हालांकि अभी तक सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच में बात हो रही है, और अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा ये बात अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जिनका नाम प्रदर्शनकारियों ने सुझाया है, सुशीला काकी, उन्होंने एक भारत के न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित हैं, और उनकी इच्छा है कि वो शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने कहा कि यदि मुझे नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला तो मैं भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्तों को प्राथमिकता दूंगी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है कि सुशीला काकी का वैचारिक दृष्टिकोण क्या है। पूर्व में वो भारत के प्रति उनके क्या विचार रहे, अमेरिका और चीन के प्रति क्या विचार रहे, इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश थी तब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सक्रिय थी, और 0 टॉलरेंस के आधार पर निर्णय कर रही थी, और उनकी ये 0 टॉलरेंस नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकार नहीं था, और नेपाल के पक्ष और विपक्ष के बैठे कम्युनिस्टों ने मिलकर सुशीला काकी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में
उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ इसलिए पास कर दिया क्योंकि सुशीला काकी भ्रष्टाचार से समझौता करने को तैयार नहीं थी। यदि यही दृष्टिकोण है तो निश्चित रूप से सुशीला काकी का स्वागत है, लेकिन फिर भी मैं उनका पूरा स्वागत करने से पहले उनके संपूर्ण दृष्टिकोण को जरूर समझना चाहूँगा। आपको ये भी बता दूँ कि सुशीला काकी की पढ़ाई भारत में हुई है। वो BHU से उन्होंने पढ़ाई करी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे बहुत सारे मित्र भारत में रहते हैं। मेरा खुद जहाँ जन्म हुआ है वो शहर भारत की सीमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, नेपाल को लेकर लगातार भारत को चिंतित होना पड़ता है। क्या कभी ऐसी भी परिस्थितियां आई थी कि यदि उन परिस्थितियों पर भारत ने एक उचित फैसला कर लिया होता तो भारत को बारंबार नेपाल की ओर से चिंताएं करने की जरूरत नहीं थी? इस बार जरूर बात करूंगा। हालांकि भारत के अंदर कुछ लोगों का एक ट्रेंड रहा है, क्योंकि नेहरू की आलोचना बहुत मुद्दों को लेकर होती है। और फिलहाल जब से सोशल मीडिया आई है तब से जवाहरलाल नेहरू और लाला मोहनदास करमचंद जी के चरित्र को लेकर बहुत सारी सच्चाइयां जनता के सामने आई है। और कांग्रेस ने जिन लोगों को आज़ादी का हीरो बना दिया, उनको लेकर भारत के युवा वर्ग में बहुत नाराजगी है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए अक्सर बहुत सारी घटनाओं को लेकर जवाहरलाल नेहरू की आलोचना होती है, लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के समर्थक, राहुल गांधी के समर्थक, चाहे वो राजनीतिक दलों के अंदर बैठे हों और चाहे वो सोशल मीडिया के अंदर बैठे हों, वो आरोप लगाते हैं जब भी कोई समस्या पैदा होती है और लिख देते हैं कि इसका भी आरोप जवाहरलाल नेहरू पे लगा दो। मतलब उनका कहना यह है कि भारत की हर समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया जा रहा है और वो इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना यह है कि जवाहरलाल नेहरू भारत की समस्याओं के लिए दोषी नहीं है। हालांकि जब हम किसी पार्टी के विचारों से नहीं बनकर या किसी पार्टी के विचारों से प्रभावित नहीं होकर जब हम कश्मीर समस्या की ओर देखते हैं, जब हम भारत की सीमाओं के बारे में सोचते हैं, जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन होने के बाद भी लगभग सभी मुस्लिमों का भारत में रुक जाना और आज भारत के सामने एक चुनौती पेश कर जाने को देखते हैं, जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को पर विचार करते हैं और जब हम भारत के अंदर भी आज़ादी के बाद से हिंदुओं को दबाने के प्रयासों पर विचार करते हैं, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के प्रयासों पर विचार करते हैं, भारत के सीमावर्ती राज्यों को गैर हिंदू बहुल बनाने के प्रयासों पर निगाह डालते हैं, तो हर जगह दोषी एक ही व्यक्ति दिखाई देते हैं और उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। हालांकि मैं आज उनसे विषय पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल के संबंध में भी एक ऐसा मौका आया था जब निर्णय जवाहरलाल नेहरू को करना था और वो प्रस्ताव खुद नेपाल के ओर से आया था। नेपाल की जनता का जिसको समर्थन था, नेपाल की जनता की आशाओं के अनुरूप जिसने नेपाल की सत्ता संभाली थी,
वो प्रस्ताव उसकी ओर से आया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू चूक गए और उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। क्या था वो प्रस्ताव? मैं आपको बता दूं कि यह वक्त था 1949 का, जब चीन में क्रांति हो गई थी। चीन में कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया था और चीन में आम चीनी नागरिकों की, चीनी बुद्धिजीवियों की, चीनी प्रोफेसर्स की, चाइनीज डॉक्टर्स की बड़े पैमाने पर हत्याएं करी जा रही थी। ऐसा मानना था चीन के कम्युनिस्ट नेताओं का कि जितने यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर थे, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने भी बुद्धिजीवी तबका है, जितने चीनी मूल के लेखक हैं, कवि हैं, इनकी हत्या करना इसलिए जरूरी है ताकि चीन में लंबे समय तक कम्युनिस्टों का निरंकुश शासन चलता रहे। और कहा जाता है कि 3 लाख डॉक्टर्स, प्रोफेसर, बुद्धिजीवियों और कवियों की एक लाइन में खड़ा करके इन कम्युनिस्टों ने हत्या कर दी थी। और फिर यही नहीं, 1950 में इस चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उस दौर में यदि मैं बात करूं 1846 से लेकर 1951 तक, यानी कि लगभग 100 साल से ज्यादा, नेपाल में राणा शासकों का राज था और नेपाल की जनता इन राणा शासकों से भी बहुत नाराज थी। इधर नेपाल के उस ओर चीन में क्रांति हो रही थी और नेपाल के इस ओर भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था। यह जब 1940 से 50 का दौर था। उसी दौर में चीन, कोरिया, जापान, भारत, नेपाल, इन सारे इलाकों में उलट पलट हो रही थी। जनता के बीच में संघर्ष था, जनता बदलाव चाहती थी। जैसे आज देख सकते हो, पूरा चाहे फ्रांस हो और चाहे आप बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, सब जगह उलट पलट हो रहा। ऐसे ही भी दौर ऐसा था। तो उधर चीन में क्रांति हो रही थी, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हो रहा था और नेपाल की जनता राणा शासकों के खिलाफ बिगुल बजाए हुए सड़कों पर खड़ी थी। नतीजा यह था, उधर चीन में कम्युनिस्टों ने विजय प्राप्त करी और चीन पर सत्ता हासिल करी। इधर भारत में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और अपने बेहद खास लोगों को, जिन्हें हम ये समझते थे कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्हें हम ये समझते हैं इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन व्यक्तियों को जो अंग्रेजों के खास थे, वो अंग्रेज उनको सत्ता सौंप कर चले गए। इसी दौर में नेपाल में भी बदलाव हुआ और जब राणा शासक जनता का मुकाबला नहीं कर पाए, तब 1951 में नेपाल की जनता के मांग पर विदेश में रह रहे नेपाल के एक पूर्व राजा काठमांडू की धरती में उतरे और नेपाल की जनता ने उनका स्वागत किया और उनको सत्ता सौंप दी और उनसे कहा कि नेपाल का भविष्य आपके हाथ में है। और इनका नाम था राजा त्रिभुवनदेव। राजा त्रिभुवनदेव, जिन्होंने 1951 में नेपाल में सत्ता संभाली, बहुत ही दूरदर्शी व्यक्तित्व थे
और उनको सत्ता का लालच नहीं था। आज की तारीख में तो आप देखते होंगे, कोई एक बार नगर पालिका का सदस्य भी बन गया तो वो सोचता है कि मैं दूसरी बार तीसरी बार मैं ही बनूं। तो उसके बाद विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन राजा त्रिभुवन देव ये नहीं चाहते थे कि मैं नेपाल का राजा बना रहा हूं। वो ये चाहते थे कि नेपाल का भविष्य सुरक्षित हो जाए। उन्होंने देखा कि चीन में क्रांति हुई है और कम्युनिस्टों का आम नागरिकों के हत्या पर विश्वास है। ये निरंकुश लोग हैं, न्याय का इनके यहाँ कोई अर्थ नहीं है, सांस्कृतिक संबंधों का इनके यहाँ कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ 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 खून और लाशें, ये दो चीजें देखना चाहते हैं। तो उनको ये, और उन्होंने देखा कि पहले चीन पर कब्जा और 1950 में इन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उनको यह डर था कि देर सवेर चीन या तो नेपाल पर कब्जा कर लेगा या नेपाल के अंदर अपना प्रभाव इतना बढ़ा देगा कि अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल की सत्ता का संचालन चीन के इशारे पर, यानी कि इन्हीं कम्युनिस्टों के इशारे पर, चीन के कम्युनिस्टों के इशारे पर होने लगेगा। और उस परिस्थिति में नेपाल का विनाश हो जाएगा, नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो जाएगी, हिंदुत्व को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह मानना था राजा त्रिभुवन देव का। उस वक्त तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। उन्होंने ये देखा कि भारत एक बड़ा देश है और यदि हम नेपाल के लोग भारत में शामिल हो जाए तो एक तो नेपाल की जनता का, नेपाल का जो बहुत पिछड़ा हुआ है उसका पर्याप्त डेवलपमेंट होगा। भारत के अंदर एक लीडरशिप है, सत्ता में भी और विपक्ष में भी। उस वक्त विपक्ष में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, बहुत सारे लोग थे। सत्ता पक्ष में भी थे, विपक्ष में भी थे। कांग्रेस के अंदर भी यदि जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे तो कांग्रेस के अंदर कुछ और लोग भी थे, हालांकि जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने उनको पीछे धकेल रखा था। तो राजा त्रिभुवन देव चाहते थे कि नेपाल का भारत में विलय हो जाए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव दिया कि आप नेपाल का भारत में विलय कर लो और नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दो। भारत की सीमाएं बढ़ती, भारत का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ता, लेकिन मैं बार बार यही बात कहता हूं, जवाहरलाल नेहरू को भारत से कोई लेना देना नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के मन में भारत के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं था। उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए थी। वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाना चाहते थे और इसी के लिए वो सब कुछ कर रहे थे। हम भारत की तमाम परिस्थितियों को देखते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी भारत के बारे में नहीं सोचा। हाँ, इतिहास में फर्जी रूप से उन्हें गुणगान कर दिया गया। और दोस्तों, फिर बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने राजा त्रिभुवन देव के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नेपाल को अकेला छोड़ दिया। नतीजा आप सब देख रहे हो। और यह बात बहुत ऑथेंटिक रूप से मैं इसलिए बताने आया हूं आपको। प्रणब मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा। वो हमेशा पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे।
40 सालों के लगभग वो केंद्र में मंत्री रहे, वो राष्ट्रपति रहे, हालांकि वो कांग्रेस में रहे, लेकिन और उनके दौर में भी जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने बहुत घोटाले करे, लेकिन खुद प्रणब दा अपने आप को घोटालों से बचाए रहे। उन्होंने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स उसमें ये बात लिखी है कि ये जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में नेपाल के राजा तिरुवनदेव सिंह के प्रस्ताव को, तिरुवनवीर विक्रम शाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने जरूर कहा है हर व्यक्ति की अलग शैली होती है, और यदि 1951 में इंदिरा गांधी होती तो वो शायद तिरुवनदेव विक्रम शाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती और नेपाल का भारत में विलय कर लेती, क्योंकि 1975 में जब ऐसा ही मौका सिक्किम में आया था और भारत की खुफिया एजेंसियों ने नेपाल भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सलाह दी, जिनमें आज के NSA अजीत डोभाल भी शामिल है, उन्हें सलाह दी कि यह सही मौका है नेपाल सिक्किम का भारत में विलय कर लिया जाए, तब उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सिक्किम का 1975 में भारत में विलय हो गया। तो प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि काश 1951 में इंदिरा गांधी होती तो नेपाल अलग स्वतंत्र देश ना होता। जवाहरलाल नेहरू ने साफ कहा कि नेपाल एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र है और उसको स्वतंत्र राष्ट्र रहना चाहिए, हम उसका भारत में विलय नहीं करेंगे। और आज नेपाल के हालात आप देख रहे हैं। नेपाल में अभी पिछले दिनों एक रॉ के पूर्व एजेंट जिन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा नेपाल दुनिया का इस वक्त वो देश है जहां सबसे ज्यादा देशों की खुफिया एजेंसियां बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि नेपाल के इस ओर भारत है और नेपाल के दूसरी ओर चीन है। तो नेपाल को लेकर जहां चीन चिंतित रहता है उधर भारत भी चिंतित रहता है। और पिछले 17 सालों के अंदर नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में भारत से नेपाल के बहुत अच्छे संबंध रहे हों, लेकिन राजीव गांधी ने आकर भारत और नेपाल के संबंधों में मट्ठा डाल दिया और नेपाल की जनता को भारत से बहुत दूर कर दिया, और सिर्फ अपने ईगो के लिए, अपने व्यक्तिगत कारणों से, भारत के हित में नहीं, नेपाल के हित में नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में ये गलती ना करी होती, यदि जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में एक सही निर्णय कर लिया होता, तो आज भारत नेपाल के लिए इतना चिंतित ना होता, नेपाल इतना अराजक ना होता, नेपाल इतना पिछड़ा ना होता, और भारत की सीमाएं इतनी संकुचित ना होती, भारत एक विशाल देश होता। फिलहाल आज चर्चा का विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। चलते चलते आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, रोजाना की तरह वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।